ज़ेर ज़मीन बनी तजुर्बागाह में ओजोन और जले हुए तांबे की तेज बो फैली हुई थी। ज़ेन अपनी बनाई हुई मशीन के सामने खड़ा था। इसकी आंखें बेख्वाबी से सुर्ख थीं, लेकिन उनमें एक जुनूनी चमक थी। ये मशीन कोई आम ईजाद नहीं थी, ये वक्त का दरवाज़ा थी। इसका ढांचा असटेल और पैतल का बना हुआ था, जिसके गर्द तांबे के तारों के पेचीदा जाले लिपटे हुए थे। दरमियान में एक बड़ा सियाह रंग का कुरा था, जो पॉलिश किए हुए संग मुरम्मर की तरह चमक रहा था। दर्जनों मेज और मीटर धीमी रोशनी में टिमटमा रहे थे, और उनकी सुइयां बेचैनी से कांप रही थीं, जैसे किसी आने वाले तूफान का पता दे रही हूँ। ज़ेन ने एक गहरी सांस ली। इसके हाथ ठंडे पसीने से भीग रहे थे। इसने अपनी जिंदगी के 10 साल इस एक लम्हे के लिए कुर्बान कर दिए थे। कॉलेज छोड़ दिया था, दोस्तों से नाता तोड़ लिया था, और खुद को इस तहखाने में कैद कर लिया था, जिसे अब वो अपनी दुनिया कहता था। ऊपर उसकी माँ आमना बेगम शायद उसके लिए दुआ कर रही होंगी। इन्हें लगता था कि उनका बेटा किसी गहरे गम में डूब गया है, लेकिन वो इसकी असल जुस्तजू से बेखबर थी। ज़ेन का मकसद सिर्फ साइंस की दुनिया में नाम कमाना नहीं था। इसकी ख्वाहिश इससे कहीं ज्यादा ज़ाती और तकलीफदेह थी। वो माजी में वापस जाना चाहता था, सिर्फ एक दिन के लिए, ताकि इस गलती को दुरुस्त कर सके जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। इसने कौंपते हाथों से एक लीवर खींचा। मशीन के अंदर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज उभरी, जैसे हजारों मक्खियां एक साथ बनबना रही हों। तजुर्बागाह की दीवारों पर लगी नीली रोशनियों की पट्टियां तेज और तेज टिमटमाने लगे। सियाह कुरा के अंदर हल्की हल्की लहरें पैदा होने लगी, जैसे किसी पुरसुकून झील में पत्थर फेंका गया हो। ज़ेन की नजरें तवानाई के मीटर पर जमी हुई थीं, जिसकी सोई आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख निशान की तरफ बढ़ रही थी। ये एक छोटा सा तजुर्बा था, सिर्फ चंद मिनट माजी में जाने का। उसने वक्त का हदफ 5 घंटे पहले का मुकर्रर किया था। अगर ये कामयाब रहा तो वो अपने असल मकसद की तरफ बढ़ सकता था। गूंज की शिद्दत बढ़ती गई, यहाँ तक कि फर्श भी लरजने लगा। ज़ेन ने मजबूती से कंसोल को थाम लिया। इसकी आंखें स्याह करे पर मरकूज थीं। अचानक करे के अंदर की लहरें एक बवर में तब्दील हो गईं, और तजुर्बागाह में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर एक तेज रोशनी का झमाका हुआ, और ज़ेन को लगा जैसे उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। इसके इर्द गिर्द का मंजर धुंधला गया, रंग एक दूसरे में घुल मिल गए, और आवाजें खींचती हुई महसूस हुई। चंद सेकंड बाद, जो इसे सदियों की तरह महसूस हुए, सब कुछ दोबारा वाज़ेह हो गया। वो वहीं खड़ा था, अपनी तजुर्बागाह में, लेकिन कुछ मुख्तलिफ था। ओजोन की बू कम थी, और एक कोने में पड़ा कॉफी का कप, जो उसने कुछ देर पहले खाली किया था, अब वहाँ पुराता हुआ भरा रखा था। वो कामयाब हो गया था। ज़ेन तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर घर में दाखिल हुआ। लॉन्ज में उसकी माँ सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। इन्होंने नजर उठाकर ज़ेन को देखा और मुस्कुराए। आ गए बेटा, चाय बना दूं? ज़ेन का दिल तेजी से धड़क रहा था। 5 घंटे पहले भी वो ऐसे ही ऊपर आया था, और उसकी माँ ने यही सवाल किया था। इसने हाँ में सर हिलाया और वापस तहखाने की तरफ भागा। इसके जहन में सब कुछ साफ था। 5 घंटे पहले जब वो ऊपर आया था, तो उसकी माँ ने किचन में जाते हुए गलती से एक गलदान गिरा दिया था, जो टूट गया था। वो गलदान उसके वालिद को बहुत पसंद था। ज़ेन को याद था कि उसकी माँ उसके टूटने पर कितनी अफसुर्दा हुई थी। इसने तय कर लिया था कि वो इस छोटे से वाक़ये को बदलेगा। इसने तहखाने के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार किया। चंद मिनट बाद उसकी माँ किचन की तरफ बढ़े।
जैसे ही वो गलदान के करीब पहुंचे, ज़ेन ने आहिस्ता से खांसने की आवाज निकाली। आमना बेगम चौंक कर रुके, उनका पांव गलदान से टकराने से बाल बाल बचा। इन्होंने मुड़कर ज़ेन को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ेन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। उसकी माँ कंधे उचक्का कर किचन में चली गई। ज़ेन का दिल खुशी से भर गया। उसने एक छोटी सी चीज बदल दी थी। ये इस बात का सबूत था कि वो बड़ी चीजें भी बदल सकता है। वो वापस अपनी तजुर्बागाह में आया और मशीन को दोबारा तरतीब देने लगा। अब उसका हदफ बड़ा था, बहुत बड़ा। वो 15 साल पीछे जा रहा था, इस मनहूस दिन जब इसके वालिद अकरम साहब एक कार हादसे में इंतकाल कर गए। ये मशीन को 15 साल पीछे जाने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई दरकार थी। ज़ेन ने कई हफ्तों तक इस पर काम किया, इजाफी कैपेसिटर लगाए और कूलिंग सिस्टम को बेहतर बनाया। इस दौरान उसकी माँ इसकी खामोशी और गुमसुम तबीयत से मजीद परेशान हो गईं। वो अक्सर इसके लिए खाना लेकर तहखाने के दरवाजे पर आते, लेकिन वो बमुश्किल ही दरवाजा खोलता। एक शाम इसके वालिद के पुराने दोस्त हमीद साहब उनसे मिलने आए। वो एक समझदार और जहां दीदा इंसान थे। उन्होंने ज़ेन की हालत देखी तो आमना बेगम से कहा, उसे किसी सहारे की जरूरत है। अकरम के जाने का सदमा उसके दिल पर बहुत गहरा बैठा है। ज़ेन ने उनकी बातें सुनी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। वो जानता था कि उसका सहारा किसी इंसान की तसल्ली नहीं, बल्कि वो मशीन थी जो उसके तहखाने में गूंज रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब ज़ेन ने बड़े सफर के लिए खुद को तैयार पाया। इसने कैलेंडर पर तारीख देखी, वही तारीख जिस दिन उसके वालिद की गाड़ी शहर से बाहर एक पहाड़ी सड़क पर खाई में जा गिरी थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेक फेल हो गए थे। ज़ेन का मंसूबा सादा था, इसे बस अपने वालिद को इस दिन वो गाड़ी चलाने से रोकना था। इसने मशीन का टाइमर सेट किया और गहरी सांस लेकर लीवर खींच लिया। इस बार मशीन की गूंज बहुत ज्यादा थी, पूरे घर की बत्तियां मध्यम पड़ गईं और फिर बंद हो गईं। बाहर गली से लोगों के शोर की आवाजें आने लगीं। शायद पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई थी। सियाह करे के अंदर रोशनी का बवर पहले से कहीं ज्यादा तेज और खौफनाक था। ज़ेन को लगा जैसे उसका जिस्म टूटकर बिखर जाएगा। एक नाकाबिल बर्दाश्त दबाव और तेज रोशनी के बाद जब इसकी आंखें खुली तो वो अपनी तजुर्बागाह में नहीं था। वो अपने पुराने घर के बाहर खड़ा था, वही घर जहां उसने अपना बचपन गुजारा था, जिसे उसके वालिद की वफात के बाद बेच दिया गया था। धूप तेज थी और हवा में चमेली के फूलों की मानूस खुशबू रची हुई थी। उसने अपने आप को देखा। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने अपनी तजुर्बागाह में पहने थे, जो उस दौर के लिहाज से अजीब लग रहे थे। उसने जल्दी से करीब की झाड़ियों में झपकर अपने बैग से पुराने तर्ज के कपड़े निकाल कर पहन लिए जो वो एहतियाता साथ लाया था। इसका दिल किसी परिंदे की तरह खड़खड़ा रहा था। इसने गेट के अंदर झांका। लॉन में एक 10 साला बच्चा गेंद से खेल रहा था। वो खुद था। ज़ेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आप को इतने सालों बाद देखा था, एक मासूम बच्चा जो आने वाली तबाही से बेखबर था। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुला और उसके वालिद अकरम साहब बाहर आए। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे ज़ेन की यादों में महफूज थे। सेहतमंद, लंबे कद के, चेहरे पर एक पुरवकार मुस्कुराहट। उन्होंने अपने बेटे को प्यार से देखा और फिर गैराज की तरफ बढ़ गए। ज़ेन का दिल डूबने लगा। ये वही वक्त था, इसे कुछ करना था। वो तेजी से पिछवाड़े की तरफ भागा, जहां से गैराज में दाखिल होना आसान था। वो दीवार फानत कर अंदर दाखिल हो गया।
गैराज में उसके वालिद की नीली कार खड़ी थी। इसने इधर देखा। इसके वालिद घर के अंदर शायद कुछ लेने गए थे। जिन ने तेजी से गाड़ी का बोनट खोला। इसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस गाड़ी को आर्जी तौर पर नाकारा करना था। इसने डिस्ट्रीब्यूटर केप निकाली और इसे अपनी जेब में डाल दिया। ये एक छोटी सी चीज थी, लेकिन इसके बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती थी। इसने बोनट बंद किया और तेजी से वापस दीवार फानत कर बाहर निकल गया। वो झाड़ियों में झपकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसके वालिद वापस आए। इन्होंने गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाई। अंजन ने खानसने की आवाज निकाली, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। उन्होंने 2-3 बार फिर कोशिश की, लेकिन बेसुध। जैन ने इन्हें गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए सुना। वो गाड़ी से बाहर निकले, बोनट खोलकर चंद लम्हे देखते रहे, लेकिन इन्हें समझ नहीं आया कि मसला क्या है। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। वो वापस घर के अंदर गए और चंद मिनट बाद बाहर आए। इस बार वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। हाँ, मैं टैक्सी ले लूंगा, गाड़ी खराब हो गई है। जिन की सांसें जो रुकी हुई थीं, बहाल हुई। उसने अपने वालिद को गेट से बाहर निकलकर टैक्सी का इंतजार करते देखा। उसने कर लिया था। इसने तारीफ बदल दी थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, अपने वालिद को आखिरी बार देखता रहा और फिर इसने अपनी जेब से एक छोटा सा आला निकाला। ये उसे वापस हाल में ले जाने के लिए था। इसने बटन दबाया और इसके इर्द गिर्द का मंजर एक बार फिर धुंधला गया। जब इसकी आंखें खिली तो वो अपनी तजुर्बागाह में था। मशीन की गूंज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। उसके जिस्म में शदीद थकन थी, लेकिन उसका दिल फतह के एहसास से सरशार था। वो लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। घर में खामोशी थी। लाउंज में कोई नहीं था। इसे थोड़ी हैरत हुई। उसकी माँ आमतौर पर उस वक्त यही होती थी। वो किचन की तरफ बढ़ा। वहाँ भी कोई नहीं था। फिर इसे बाग से कुछ आवाजें आए। वो पिछले दरवाजे से बाग में दाखिल हुआ और जो मंजर उसने देखा, इस पर उसे यकीन नहीं आया। बाग की एक कुर्सी पर उसके वालिद बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो जिंदा थे। वो बूढ़े हो गए थे। उनके बालों में चांदी उतर आई थी और चेहरे पर चर्या थी, लेकिन वो वही थे। जिन के कदम वहीं जम गए। इसकी आंखों से आंसुओं की लरी बह निकली। वो भागकर अपने वालिद के कदमों में गिरना चाहता था, लेकिन तभी उसकी माँ घर से बाहर आई। चाय तैयार है, उन्होंने एक बेतासुर आवाज में कहा। उनके चेहरे पर वो गर्मजोशी और मोहब्बत नहीं थी जो जैन ने हमेशा देखी थी। वो थकी हुई और बेजार लग रही थी। अकरम साहब ने अखबार से नजर उठाए बगैर कहा, मेज पर रख दो। उनकी आवाज में एक अजीब सी तलखी और सर्द पेहर थी। जैन वहीं खड़ा ये सब देखता रहा। ये वो मंजर नहीं था जिसका उसने तस्वुर किया था। इसके वालिदैन के दरमियान एक बर्फ की दीवार हाइल थी। तभी उसके वालिद की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, सारा दिन नीचे तह खाने में क्या करते रहते हो? कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? मेरी जिंदगी तो तुम लोगों ने बर्बाद कर ही दी है। ये अल्फाज जैन के दिल में तीर की तरह लगे। उसका बाप, इसका हीरो, उससे इस तरह बात कर रहा था। ये कैसे मुमकिन था? वो कुछ बोल ना सका, बस इन्हें देखता रहा। आमना बेगम ने मदाखलत की, इसे कुछ ना कहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती उसकी। इनकी आवाज में अपने बेटे के लिए दिफा था, लेकिन उसमें भी एक थकावट थी। अकरम साहब ने हिकारत से मुंह बनाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। जिन को महसूस हुआ जैसे उसका पूरा वजूद कांप रहा हो। उसने अपने वालिद को बचा लिया था, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? अगले चंद दिन जैन के लिए जहन्नम बन गए।
इसने जल्द ही जान लिया कि इस नई हकीकत में क्या हुआ था। उसके वालिद उस दिन गाड़ी खराब होने की वजह से अपनी एक अहम कारोबारी मीटिंग के लिए नहीं पहुंच सके थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ। वो नुकसान इनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए एक दाग बन गया। वो एक तल्ख, चिड़चिड़े और नाकाम इंसान बनकर रह गए थे, जो अपनी सारी नाकामियों का इल्जाम अपनी किस्मत और अपने खानदान पर डालते थे। उनकी और आमना बेगम की मोहब्बत भरी शादी एक समझौते की अज़ियत में बदल गई थी। घर में हर वक्त एक अजीब सी कशीदगी और खामोशी छाई रहती थी। वो घर जो इसकी यादों में कहूँ मोहब्बत और गर्मजोशी से भरा हुआ था, अब एक ठंडा और बेजान मकबरा लगता था। हमीद साहब का खानदान से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि एक झगड़े के बाद अकरम साहब ने उनसे नाता तोड़ लिया था। जिन ने जो कुछ ठीक करने की कोशिश की थी, वो सब कुछ पहले से ज्यादा बिगाड़ चुका था। उसने एक जान बचाई थी, लेकिन 2 जिंदगियां तबाह कर दी थीं और एक खुशगवार याद को एक तकलीफदेह हकीकत से बदल दिया था। उसकी माँ अब भी इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन उनकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, बस एक दायमी उदासी थी। ज़ेन को एहसास हुआ कि इसके वालिद की मौत अगरचे एक बड़ा सदमा थी, लेकिन उसने उनकी याद को एक अजीम इंसान के तौर पर महफूज कर दिया था। वो उनके लिए और उसकी माँ के लिए एक मिसाली बाप और शौहर थे। उसकी मौत ने आमना बेगम को तोड़ दिया था, लेकिन उनकी मोहब्बत की याद ने इन्हें जिंदा भी रखा था। अब वो एक जिंदा लाश के साथ रह रही थी। ज़ेन अपनी तजुर्बागाह में बैठा, सर हाथों में थामे, घंटों सोचता रहा। इसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो इस नई भयानक हकीकत को कबूल कर ले, या फिर से माजी में जाकर अपनी सबसे बड़ी गलती को दुरुस्त करे। ये फैसला करना आसान नहीं था। इसका मतलब था कि उसे जानबूझकर अपने वालिद को मौत के मुंह में धकेलना होगा। ये ख्याल ही उसकी रूह को लर्जा देता था। क्या वो ऐसा कर सकता था? क्या इसे ये हक हासिल था? उसने ऊपर जाकर अपनी माँ को देखा, जो खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी आंखें खाली थीं। उसने अपने बाप को देखा, जो टेलीविजन पर चीख कर सियासतदानों को बुरा भला कह रहे थे। इसे अपना जवाब मिल गया। वो पुरानी, उदास लेकिन पुरसुकून जिंदगी इस नई, घटन ज़दा हकीकत से 1000 गुना बेहतर थी। उसने अपने वालिद की मोहब्बत भरी याद को इस तल्ख हकीकत पर तरजीह दी। इसने फैसला कर लिया, इसे अपनी मदाखलत को ख़त्म करना होगा। इसे तारीख को उसके असल रास्ते पर वापस लाना होगा। उसने एक बार फिर मशीन को तैयार करना शुरू किया। इस बार इसका दिल भारी था और रूह पर एक नाकाबिल बयान बोझ था। वो एक कातिल बनने जा रहा था, अपने ही बाप का कातिल। लेकिन वो जानता था कि यही वाहिद रास्ता है। उसने मशीन में वही तारीख और वक्त दाखिल किया। तवानाई की सतह को इंतहाई एहतियात से जांचा। एक गहरी, लरसती हुई सांस के साथ उसने आखिरी बार लीवर खींचा। वही कान फाड़ देने वाली गूंज, वही रोशनी का भंवर और वही जिस्म को तोड़ देने वाला एहसास। जब इसकी आंखें खिली, वो एक बार फिर उसी दिन, उसी जगह, अपने पुराने घर के बाहर झाड़ियों में छुपा हुआ था। कुछ ही दूर उसका 10 साला हम शक्ल बीन से खेल रहा था। इसका दिल दर्द से फट रहा था। इसने देखा कि उसका माजी का हम शक्ल पहली बार वक्त में सफर करके आया हवा। ज़ेन दीवार फानत कर गैराज में दाखिल हुआ। ज़ेन ने इंतजार किया। वो जानता था कि उसे क्या करना है। चंद मिनट बाद इसका माजी का हम शक्ल गैराज से बाहर निकला और झाड़ियों में छप गया। अब ज़ेन की बारी थी। वो तेजी से दीवार फानत कर गैराज में दाखिल हुआ। इसने कार का बोनट खोला।
डिस्ट्रीब्यूटर कैप अपनी जगह से गायब थी। इसने अपनी जेब से एक नई कैप निकाली जो वो एहतियातन साथ लाया था और उसे अपनी जगह पर लगा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने हर चीज को वैसा ही कर दिया था जैसा उसे होना चाहिए था। इसने बोनट बंद किया और तेजी से बाहर निकलकर अपनी छपने की जगह पर वापस आ गया। चंद लम्हों बाद उसके वालिद घर से बाहर आए। वो अपनी नीली कार में बैठे, चाबी घुमाई और इंजन एक ही बार में गड़गड़ाता हुआ स्टार्ट हो गया। उन्होंने मुस्कुराकर लॉन में खेलते हुए अपने बेटे की तरफ हाथ हिलाया और गाड़ी गेट से बाहर निकालकर सड़क पर ले गए। ज़ेन वहीं झाड़ियों में छुपा अपने घुटनों पर गिरा और बेआवाज रोता रहा। उसने अपने वालिद को मौत की तरफ जाते हुए देख लिया था। जब उसके आंसू खुश्क हो गए तो उसने अपनी जेब से वापसी का आला निकाला और बटन दबा दिया। आखिरी बार इसके इर्द गिर्द की दुनिया धुंधला गई और वो अपनी तजुर्बागाह में वापस आ गया। मशीन ठंडी हो रही थी। उसके जिस्म में जान नहीं थी, लेकिन उसके दिल पर से एक बोझ उतर गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। घर में वही मायूस खामोशी थी। लाउंज में दीवार पर उसके वालिद की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें वो मुस्कुरा रहे थे। ज़ेन ने इस तस्वीर को देखा और उसके होठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ गई। वो किचन की तरफ बढ़ा। उसकी माँ वहाँ खड़ी चाय बना रही थी। इन्होंने मुड़कर ज़ेन को देखा और उनके चेहरे पर वही पुरानी मोहब्बत भरी उदास मुस्कुराहट थी। आ गए बेटा, चाय पियो। ये ज़ेन की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये गम के नहीं थे। इसने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। आमना बेगम हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने भी अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। किया हवा मेरे बच्चे, सब ठीक तो है? ज़ेन ने रोते हुए कहा। सब ठीक है अम्मी, अब सब ठीक है। उसने अपनी माँ के साथ बैठकर चाय पी। कई सालों में पहली बार उसने सुकून महसूस किया। इसका घर वापस आ गया था। इसकी यादें महफूज थीं और उसकी माँ की मोहब्बत अपनी असल शक्ल में मौजूद थी। इस रात ज़ेन वापस अपनी तजुर्बा गाह में गया। इसने वक्त की मशीन को देखा जो खामोश खड़ी थी। ये मशीन इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी और सबसे बड़ी नाकामी भी। ये उम्मीद का दरवाज़ा थी और तबाही का रास्ता भी। उसने एक बड़ा हथौड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से मशीन के सियाह करे पर वार किया। शीशा टूटने की आवाज़ गूंजी। फिर उसने एक एक करके सारे गेज, सारे मीटर, सारे तार तोड़ डाले। वो हाँकता हुआ, पसीने में शराबवर, इस वक्त तक उसे तौलता रहा जब तक वो असटेल, तांबे और टूटे हुए शीशे के एक बेतरतीब ढेर में तब्दील नहीं हो गई। इसने माजी को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में उसे समझ आया कि कुछ जख्मों को वक्त ही भर सकता है और कुछ यादें इतनी कीमती होती हैं कि इन्हें हकीकत की तलखी से बचा कर रखना ही बेहतर होता है। इसने हथौड़ा फेंका, तजुर्बागाह की बत्ती बुझाई और हमेशा के लिए उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया था, इस हाल को कबूल करने के लिए जो उसका मुक़द्दर था।